हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर। ये आपके यूट्रस की लाइनिंग की बीमारी है जिसकी वजह से आपको पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स खत्म होने के बाद भी बहुत ज्यादा पेन हो सकता है आपके पेट में। ये बीमारी आपका मेंसेस शुरू होने से लेकर के मेनोपॉज मतलब आपका मेंसेस बंद होने तक के टाइम तक ये चलता रह सकता है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ये एंडोमेट्रियोसिस भी उसके साथ बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से आपको सीवियर पेन से लेकर के इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए जानना कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, वो आपकी बॉडी के किस पार्ट में होता है, ताकि आप ध्यान दें और उसे ट्रीट करें या उसके ट्रीटमेंट के लिए किसी डॉक्टर को मिलें। और कुछ लोग जिनको ऑलरेडी इनफर्टिलिटी है, उनको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर उनको एंडोमेट्रियोसिस है, तो क्या वो नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकती हैं? क्या उसके कोई तरीके हैं? या फिर आपको आईवीएफ इक्सी के थ्रू ही बेबी होगा? आज का वीडियो आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज का वीडियो बहुत सारे मेडिकल टर्म्स से भरा हुआ है। क्योंकि कई बार जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पता नहीं चलता उन्होंने क्या बोल दिया या फिर उन्होंने कुछ लिखा है और आपको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप खुद को अच्छे तरीके से ट्रीट करवा पाएँ। कई बार बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से शायद डॉक्टर्स आपको पूरा टाइम ना दे सकें। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद ही अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं व्हाट इज़ एंडोमेट्रियोसिस? एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस का मतलब आपका यूट्रस में बनने वाला लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम है, वो अगर आपके यूट्रस से बाहर ग्रो करने लगे, जैसे कि आपकी ओवरीज, आपके फिलोपियन ट्यूब्स जो कि बाहर का एरिया है, वहां पे। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। अगर टाइप्स की बात करें, तो अगर एंडोमेट्रियम अगर यूट्रस से बाहर एक लंप के तौर पे हो, जो कि आप फोटो में देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोमा। और अगर वो आपकी ओवरी में एक चॉकलेट के जैसा सिस्ट बना के बैठे, तो उसे कहते हैं चॉकलेट सिस्ट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको एंडोमेट्रियोसिस को समझने के लिए उसके लोकेशंस को जानना पड़ेगा कि वो कहाँ होता है और कैसा होता है। इसलिए आप अभी यूट्रस का एक फ्रंटल व्यू देख रहे हैं, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। जैसे कि फर्स्ट लाइन जो है वो है यूट्रस, ये पूरा। उसके बाद इसमें जो लाइनिंग होती है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इसी की बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस। इसमें होता ये है, एंडोमेट्रियम जब शेड होता है, तो वो शेड होने के बाद वजाइना से बाहर निकल जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे, जिसको आप पीरियड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है सर्विक्स, वजाइना, और फिर होते हैं दो फिलोपियन ट्यूब्स, उसके बाद दो ओवरीज। ओवरीज में एग्स बनते हैं और ये एग फिम्ब्रिया के थ्रू होते हुए फिलोपियन ट्यूब्स में जाने के बाद एंडोमेट्रियम के पास आ जाते हैं, जहां पे वो सेटल होते हैं, वहां पे अटैच होते हैं और प्रेगनेंसी होती है। तो अब हम देखते हैं लोकेशन क्या है एंडोमेट्रियोसिस की, ये कहां कहां पे पाए जा सकते हैं। तो पहला है यूट्रस, दूसरा है वजाइना, तीसरा है आपका ओवेरीज, चौथा फिलोपियन ट्यूब्स। उसके अलावा ये आपके यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम में भी हो सकता है। और एक बहुत ही स्पेशल जगह है जिसको हम कहते हैं पाउच ऑफ डगलस। ये आपके यूट्रस के जिस पीछे होता है, इसमें भी डीप डिपोजिशन अगर हो जाए, ये कुछ हायर स्टेजेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस के साइन है। व्हाई इट हैपेंस, ये क्यों होता है? देखिए, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरीज दी गई है। फर्स्ट थ्योरी आती है कि जब मेंसेस होता है, जब पीरियड्स आते हैं, तो एंडोमेट्रियम शेड होता है, वो पूरा का पूरा कोलैप्स होता है और उसके बाद थ्रू सर्विक्स वजाइना में आकर के वो निकल जाता है। लेकिन ये तो नॉर्मल तरीका है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये उल्टा फ्लो करते हैं, यानी कि ये फिलोपियन ट्यूब्स में होके अपने आपके ओवरी में निकल जाते हैं। ओवरीज में या तो जमा हो जाएंगे या ओवरीज से भी बाहर आपके पेल्विक एरियाज में जाके जमा हो जाते हैं। इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। दूसरी थ्योरी है लिम्फेटिक स्प्रेड की, यानी कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं, ये उनकी वजह से भी, उनके थ्रू ये आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जा सकते हैं। थर्ड थ्योरी है सेल मेटाप्लाजिया, मतलब कोई भी सेल, मान लीजिए ओवरी में है या यूट्रस के बाहर कोई सेल है, वो अपने आप ही, जैसे
कैंसरस सेल अपने आप ही चेंज हो जाते हैं, वैसे ही कोई कुछ सेल्स हैं जो अपने आप ही चेंज हो जाते हैं और वो एंडोमेट्रियम की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। एक लास्ट पॉइंट आता है जेनेटिक लिंक का, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसे प्रूफ नहीं मिले हैं, कोई ऐसे जीन्स नहीं मिले हैं जो कि एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड हो। तो अब हम देखते हैं कि हाउ इट इज अ प्रॉब्लम। अगर मुझे एंडोमेट्रियोसिस है तो ये प्रॉब्लम क्यों है? तो जैसा कि हमने देखा कि ये यूट्रस के बाहर कहीं और भी डिपॉजिट होते हैं और क्योंकि ये एंडोमेट्रियम की तरह ही होते हैं सेल्स, ये हार्मोन्स को रिस्पॉन्स करते हैं और हार्मोन्स को अगर रिस्पॉन्स करेंगे तो ये भी ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं और विथ टाइम ये शेड भी होते हैं और क्योंकि ये शेड हो रहे हैं इसकी वजह से इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन आपको होनी शुरू हो जाएगी। ये इन्फ्लेमेशन साइक्लिक होता है, यानी कि आपके मेंसेस जब आ रहे हैं उसी टाइम पे ये होना शुरू होता है। इसीलिए इसे साइक्लिक मेंस्ट्रुअल पेन कहते हैं। ये पेन डल हो सकता है, हेवी हो सकता है, बर्निंग टाइप का भी हो सकता है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है, आपने देखा ये यूरिनरी ब्लैडर और आपके रेक्टम यानी कि वॉशरूम जाने के एरिया में भी होता है, तो आपको यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब के रास्ते में भी ब्लीडिंग हो सकती है और रेक्टम यानी कि पॉटी करने के एरिया में भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये भी एक अच्छा साइन है ये समझने का कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। जैसा हमने पहले देखा, एंडोमेट्रियोसिस के टिश्यू जो हैं वो एंडोमेट्रियम के ही होते हैं या उनके जैसे ही होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत स्टिकी होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपकना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं एडिशन। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ चिपकना शुरू होता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाला नॉन साइक्लिक पेन होता है। मतलब आपको पीरियड्स के बाद भी पेन होगा, शार्प स्टैबिंग या पुलिंग टाइप का पेन हो सकता है। हम देख लेते हैं हाउ इट अफेक्ट्स योर फर्टिलिटी। आपकी प्रेगनेंसी में ये कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो साइक्लिक पेन तो होता ही है, हमने देखा, एडिशन होता है वो भी हमने देखा, जिसकी वजह से फर्टिलिटी को प्रॉब्लम हो या ना हो ये गारंटी नहीं होती, लेकिन ये रिड्यूस कर देता है समहाउ। मतलब ये डायरेक्टली काम नहीं करता, ये बहुत ही इनडायरेक्ट वे से आपकी फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देता है। तो हम देखते हैं फर्टिलिटी कैसे ये रिड्यूस करता है। तो पहला पॉइंट आता है कि एडिशंस की वजह से आपकी ओवेरियन एडिशन हो, जिसकी वजह से ये ओवुलेशन को ब्लॉक कर सकता है। अगर आपकी फिलोपियन ट्यूब में एडिशन हो, तो वो ट्यूब की पोजीशन चेंज करके या उसको इतना मोड़ देता है, टॉर्शन ले आता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन हो तो जाता है लेकिन वो पास ऑन नहीं होता, उसमें स्पर्म नहीं जा सकते और एग बाहर नहीं निकल सकता। अगर वो एंडोमेट्रियोमा के तौर पे ओवरी के अंदर सिस्ट बना ले बहुत सारा, जिसकी वजह से एग डैमेज हो जाते हैं और ओव्यूलेशन को वो प्रिवेंट करता है, ओव्यूलेशन को वो नहीं होने देता। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से अगर इनफर्टिलिटी हो रही है, तो उसे कैसे ट्रीट किया जाता है, तो पहला पॉइंट आता है सर्जरी, यानी कि आप एडिशंस को क्लियर कर दीजिए। आप ओवेरियन एडिशन को हटा दीजिए, आप एंडोमेट्रियोमा जो आपका ओवरीज में हुआ है उसे निकाल दीजिए, या फिर जो अबनॉर्मल पोजीशन हो चुकी है आपके फिलोपियन ट्यूब की, आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी कि नॉर्मलाइजिंग द पेल्विस। हाउ इट इज डायग्नोस्ड, कैसे पता चलता है कि हमें एंडोमेट्रियोसिस है? तो फर्स्ट पॉइंट आता है हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ साइक्लिक पेन। आपको हमेशा पेन आता ही है जब भी मेंसेस आता है। सेकंड पॉइंट आता है एग्जामिनेशन, स्पेकुलम की हेल्प से आप ओपन अप करके वजाइना के अंदर एंडोमेट्रियोसिस के डिपॉजिट्स देख सकते हैं, आप उसके लिए सर्च कर सकते हैं। बायमैनुअल मतलब फिक्स यूट्रस है क्या, फिक्स सर्विक्स है क्या, टेंडरनेस है क्या अंदर, ये सारी चीजें। थर्ड पॉइंट आता है पेल्विक अल्ट्रासाउंड। आप पेल्विक एरिया का एक सोनोग्राफी करके ये देख सकते हैं कि लार्ज एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, क्योंकि छोटे एंडोमेट्रियोसिस तो आपको ऑपरेट करके ही पता चलेंगे शायद, लेकिन बड़े जो एंडोमेट्रियोसिस होते हैं, जो लंप होते हैं, वो इजीली पता चल जाते हैं एक अल्ट्रासाउंड करके भी। या फिर आप ट्रांसवेजाइनल अगर अल्ट्रासाउंड करें तो उसमें आप चॉकलेट सिस्ट जो है उसका पता लगा सकते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो ही ना, ना ही आपको साइक्लिक पेन हो, ना ही डिपॉजिट्स दिखें, ना ही यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, ना ओवरीज में कोई प्रॉब्लम हो, कोई सिस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है? तो एक आता है लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप। तो हमारा फोर्थ स्टेप आता है, गोल्ड स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं, इज लैप्रोस्कोपी।
लैप्रोस्कोपी में हम आपकी नाभि में एक छेद करके एक कैमरे की मदद से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कहीं पे भी एंडोमेट्रियोसिस है क्या। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर हमें कहीं भी एंडोमेट्रियोसिस दिखता है तो हम उसको कट करके निकाल सकते हैं उसी टाइम पे। अब हम देख लेते हैं कि कितने स्टेजेस में एंडोमेट्रियोसिस होता है और कितनी प्रॉब्लम आ सकती है किस स्टेज पे। तो फर्स्ट स्टेज में ये बहुत सुपरफिशियल होता है, बहुत छोटा-सा एंडोमेट्रियम कहीं पे आपको यूट्रस के बाहर मिल जाएगा। सेकंड स्टेज में पाउच ऑफ डगलस जो हमने दिखाया था, वहाँ पे बाहर की तरफ थोड़ा-सा पाउच ऑफ डगलस में एंडोमेट्रियम हो जाता है। लेकिन वही अगर पाउच ऑफ डगलस और ओवरीज में थोड़ा-सा बड़ा एंडोमेट्रियोसिस हो गया, तो वो स्टेज 3 होता है। और अगर डीप पॉकेट्स बन जाए एंडोमेट्रियोसिस के, बड़े एंडोमेट्रियोसिस हों और एक दूसरे के साथ 2 ऑर्गन्स जो हैं वो चिपक भी रहे हैं, एडिशंस भी हो रहा है, तो उसे फोर्थ स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ इट? आप इसका ख्याल कैसे रखते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन आता है एनाल्जेसिया। आपको पेन के लिए हम पेन किलर्स दे देते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हार्मोनल ट्रीटमेंट, मतलब कि आपका ओव्यूलेशन हम स्टॉप कर सकते हैं या फिर एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग है वो हम स्टॉप कर सकते हैं हार्मोनल ट्रीटमेंट की वजह से। ये किया जा सकता है कंबाइंड पिल्स के थ्रू, मतलब आपको प्रेगनेंसी पिल्स दे दिए जाएं, आपको दूसरे इंजेक्शन दे दिए जाएं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन दे दिए जाएं और उसे सप्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि हार्मोनल ट्रीटमेंट की वजह से वो आपके साइक्लिक पेन को हेल्प करेगा, यानी कि पीरियड्स के टाइम पे आने वाले जो दर्द हैं वो उसको तो हेल्प करेगा, लेकिन नॉन साइक्लिक पेन को वो हेल्प नहीं करता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको मेडिकल मेनोपॉज की हेल्प चाहिए, जो है हमारा पॉइंट नंबर 3। इसके लिए हम आपको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स दे सकते हैं और इससे होगा ये कि आपके ओवरीज को हम शट डाउन कर देंगे, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम शट डाउन करेंगे, जिसकी वजह से मेंसेस के बाद जो होने वाले पेन्स हैं, इस चीज को वो स्टॉप कर दे। लेकिन इसका एक और साइड इफेक्ट ये है कि ये मेनोपॉज वाले साइड इफेक्ट देना शुरू करता है। मतलब कि आपकी बोन थिनिंग हो जाएगी, मतलब आपकी बोन डेंसिटी है वो काफी कम हो जाएगी। आप उम्र से ज्यादा पहले बूढ़े जैसा दिखना शुरू हो जाओगे। फोर्थ पॉइंट आता है सर्जरी। सर्जरी में हम लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं, जैसा हमने पहले देखा कि हम एक कैमरा डाल करके आपके एंडोमेट्रियम को लोकेट करना शुरू करते हैं और बीच में ही अगर हमें लगता है कि ये ज्यादा बड़ा है, इसे रिमूव किया जा सकता है, तो वहीं पे रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ एडिशन। अगर कहीं पे कुछ चीजें चिपकी हुई हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रखी हैं, हम उस एडिशन को भी ब्रेक करके आपकी आपकी एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है हिस्टेरेक्टोमी एंड बायलैटरल सैल्पिंग ओपेरेक्टोमी। इस केस में हम ओवरीज को रिमूव कर देते हैं और ट्यूब्स को भी रिमूव कर देते हैं। ये लास्ट स्टेप है। अगर आपको किसी और तरीके से जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स बताए उसकी किसी भी तरीके से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, आपको सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, तो लास्ट में हम ये 5th स्टेप कर सकते हैं। तो गाइज ये था आज का वीडियो जहां हम बात कर रहे थे एंडोमेट्रियोसिस और उससे होने वाले प्रॉब्लम्स की और उसके क्योर्स की। आगे अगर आपको कोई और टॉपिक जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड दूसरे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने रिपोर्ट्स को। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।